अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। आई होप यूर ऑल गुड, योर होम एंड योर सेफ मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तकरीबन 4 महीने पहले अगर कोई शख्स हमसे ये कहता है कि दुनिया की सारी आबादी को घरों में बंद कर दिया जाएगा, घरों के बाहर कोई ताला नहीं होगा लेकिन लोग फिर भी बाहर आना नहीं चाहेंगे, न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर की सड़कों पर फौज तैनात होगी, बेशतर हेड ऑफ द स्टेट्स आइसोलेशन में रह के काम करेंगे और दुनिया के तमाम तर मजहबी मकामात आर्जी तौर पर बंद कर दिए जाएंगे, तो शायद ही कोई एक भी शख्स हम में से ऐसा होता जो इस बात पर यकीन कर लेता, बल्कि कहने वाले को शायद अब तक चपेड़े भी पड़ गई होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम दुनिया के तमाम इंसान आज इस मसले के शिकार हैं और इस क्राइसिस में इंगेज हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इस मसले से लड़ सकें, इसका मुकाबला कर सकें और इससे जल्द से जल्द बाहर आ जाएं। अब जो अगली डिस्कशन इस वक्त हो रही है वो ये है कि जब हम इस वबा से, इस मसले से बाहर निकल आएंगे तो उस वक्त दुनिया के हालात किस तरफ जा चुके होंगे और ग्लोबल सिनेरियो उस वक्त क्या होगा। सो आई थॉट टू शेयर माई ओपिनियन विद यू। सो व्हाट आई थिंक इज़ कि अब दो एस्पेक्ट हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, एक है इकोनॉमिक एस्पेक्ट और एक है जियो पोलिटिकल एस्पेक्ट। इकोनॉमिक को भी हम एक्सपेक्ट करें कि वो अपसाइड डाउन होगा और जियो पोलिटिकल एस्पेक्ट के अंदर भी है कि बहुत बहुत बड़े टर्न्स आने वाले हैं। रीज़न ये है कि जब मुल्क, अभी हम सारी दुनिया जो है वो लॉकडाउन में, जब ये दोबारा से रीओपन होगी तो प्रायोरिटी सारे मुल्कों की जो है वो बदल चुकी होंगी। प्लानिंग और डायरेक्शन के हिसाब से बहुत से मुल्क बैक टू स्क्वायर ज़ीरो आ चुके होंगे और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। अभी फ़िलहाल किसी कॉन्स्पिरेसी को बीच में ना लाएं। मूविंग फॉरवर्ड टू इकोनॉमिक एस्पेक्ट, रिसेशन आ रहा है। रिसेशन होता क्या है? किसी भी इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2 कंसेक्टिव क्वार्टर्स के लिए जब नेगेटिव रहती है तो हम उसे रिसेशन कहते हैं। अगर हम हिस्ट्री में बड़े बड़े रिसेशंस को देखें तो 18th सेंचुरी में कुछ रिसेशन आए यूरोप के अंदर, जिसमें से एक जो था वो ब्रिटेन बैंकिंग क्राइसिस था 1772 के अंदर। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद रिसेशन आया, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रिसेशन आया। ग्रेट डिप्रेशन 1930s में अमेरिकन गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ बहुत अनपॉपुलर हुई, वहाँ से स्टॉक एक्सचेंज क्रैश होना शुरू हुई, एक वेव चली। डिप्रेशन जो है वो रिसेशन का वर्स्ट फॉर्म है। 12 से 14 साल लग गए अमेरिकन इकॉनमी को दोबारा सर पकड़ते। 1973 के अंदर ऑयल एम्बार्गो लगाया गया ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की तरफ से। जब ऑयल की सप्लाई बंद कर दी गई और यूएस इकॉनमी को उन्होंने टारगेट किया तो वेस्ट की इकॉनमी बहुत बुरी तरह मुतासर हुई। उसके अलावा 1997 के अंदर एशियन क्राइसिस आई। एशियन टाइगर्स जिन हम मुल्कों को कहते हैं, वहाँ पे ये क्राइसिस स्टार्ट हुई। थाईलैंड से ये वेव स्टार्ट हुई थी और सारा क्योंकि उस वक्त एशियन टाइगर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिज्म हो चुका होता और क्रेडिट एक्सटेंशन हद से ज़्यादा थी, तो वहाँ से चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हुई। इस हद तक उसका इम्पैक्ट रहा। 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए, अमेरिका में हाउसिंग बबल जब ब्रस्ट हुआ तो वहाँ से पूरी दुनिया में एक वेव चलना शुरू हुई। 12 से 14 महीने लगे उस वक्त भी इस मसले को पूरी दुनिया में फैलने के लिए, और वो क्राइसिस जो थे तारीख के बदतरीन क्राइसिस थे क्योंकि उनकी जो ग्लोबल एक्सटेंट थी वो बहुत ज़्यादा थी। आज अगर हम देखते हैं कि अब हम जिस मसले के शिकार होने जा रहे हैं, अल्लाह करे कि हम जो बातें करने जा रहे हैं वो सारी की सारी ही गलत निकल आएँ, लेकिन अभी तक की फोरकास्टिंग और एनालिसिस के हिसाब से ये कि हम जिस मसले के शिकार होने जा रहे हैं वो तारीख का बदतरीन होगा। क्योंकि आज से पहले जहाँ पे भी रिसेशन आया, अजाब कह लें, मुसीबत कह लें, कौम नेशनल डिज़ास्टर, तो वो मखसूस कौमों तक, मखसूस एरियाज़ तक, कुछ सर्टन आबादी उससे इफ़ेक्ट होती थी। स्पेनिश फ्लू जैसी वबा भी आई जिसने 1/4 दुनिया की आबादी को अपने हिस्से में लपेट में ले लिया। लेकिन ये वो वबा है, ये वो क्राइसिस है, ये वो मसला है जिसने 197 कंट्रीज़ को मफलूज करके रख दी और दुनिया इस वक्त सारी की सारी बंद। अब इस वक्त इकॉनमी का जो हाल है दुनिया की वो ये है कि $3.2 ट्रिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो चुका हुआ है। प्रोडक्शन बंद होगी। वबा सबसे पहले क्योंकि चाइना में फैलना शुरू हुई। चाइना सर्व्स एज अ फैक्ट्री टू द वर्ल्ड प्रोडक्शन हब है, तो वहाँ से प्रोडक्शन बंद हुई। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क जो है वो पूरी दुनिया में डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद जैसे जैसे वबा दूसरे ममालिक में फैली, लॉकडाउन आए तो लोग बाहर निकलना बंद हो गए, तो परचेजिंग बंद हुई, डिमांड ख़त्म हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गई। अमेरिका में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट फाइल कर चुके हैं। फिगर एक्सपेक्टेड है कि जल्द ये फिगर 3 करोड़ तक चली जाएगी। फ्रांस में हर 4 में से 1 इंसान जो है वो अनएम्प्लॉयड है। इसी तरह दूसरे ममालिक के अंदर भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ऊपर जा चुकी है। अगर अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो इनकम लॉस होने वाला है वो $220 बिलियन से ज़्यादा है। तो ये फिगर तो पुरानी है और अब लॉकडाउन के आगे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि काफ़ी देर चलेगा। तो इन नटशेल ये है कि दुनिया की इकॉनमी जो है वो फ्रीज़ हो चुकी है। और अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि इनफरादी तौर पे देखा जाए या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे देखा जाए या मुल्क या इकॉनमी को देखा जाए, तो हर शख्स और कौम जो है वो रिलाई कर रही है रिजर्व्स के ऊपर, लिक्विडिटी के ऊपर और कैश के ऊपर। तो किसी के पास जैसे लोग हैं, किसी के पास 1 लाख सेविंग है, किसी के पास 10 लाख सेविंग है। तो लॉकडाउन है तो इनकम का इनफ्लो जो है वो सारों का रुक गया हुआ है और हर इंसान उसके ऊपर रिलाई कर रहा है। इसी तरह मुल्क भी रिजर्व्स के ऊपर चल रहे हैं और कंपनीज भी रिजर्व्स
और लिक्विड कैश जितना उनके पास अवेलेबल है उसके ऊपर चलते रहेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि ये लॉकडाउन कितनी देर चलेगा। जितना ज़्यादा देर चलता रहेगा उतने ज़्यादा लोग अपनी सेविंग्स ख़त्म करते जाएंगे और दे विल रन आउट ऑफ मनी। सेम गोज़ फॉर कंपनीज एंड इकोनॉमीज। जब लॉकडाउन ख़त्म होगा और दुनिया दोबारा से खुलेगी तो एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जंग शुरू हो जाएगी। ट्विटर पे शायद हैशटैग बैंकरप्सी चल रहा है और लोग डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि लोगों के पास सेविंग्स या तो कम पड़ चुकी होगी या ख़त्म हो चुकी होगी। अब हम आज अनफॉर्चुनेटली जिस दुनिया में रहते हैं उसकी इकोनॉमी जो है वो एक बड़े फ्रेजाइल सिस्टम के ऊपर खड़ी है। मुल्क जो है वो एक दूसरे के कंधे पे कंधा रख के खड़े हुए हैं, यानी कि अगर कहीं डिस्टर्बेंस होगी तो हर जगह फील की जाएगी। जैसे इकोनॉमी में कहते हैं कि डोमिनो इफेक्ट, और पत्ते गिरना शुरू होते हैं और वो एक सिलसिला चल पड़ता है। अब अगर आगे चलते हैं देखते हैं कि जब दुनिया दोबारा ओपन होती है और कुछ इंडस्ट्रीज जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगी इससे, टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री जिसकी वर्थ $9.7 ट्रिलियन है। 2018 में दुनिया के 780 करोड़ लोगों में से 140 करोड़ लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवल किया। दिस इज़ द साइज़ की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। अब जब दुनिया दोबारा खुलती है लोगों के पास पैसे ही नहीं है, लोग ट्रैवल नहीं करेंगे, लोग सिनेमा नहीं जाएंगे, लोग खाना नहीं खाएंगे बाहर, लोग इंटरटेनमेंट के ऊपर पैसे नहीं खर्चेंगे, लोग वेकेशंस में नहीं जाएंगे। तो इस सेक्टर को मिसाल के तौर पे $6 ट्रिलियन का लॉस होता है और ये 9 से $3.7 ट्रिलियन के ऊपर आती है। अब जो $6 ट्रिलियन का जो लॉस हुआ है वो लॉस किसी ना किसी की इनकम में से कम हो रहा है। फ्रांस जो है वो दुनिया के हमेशा से मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से रहा है। तो फ्रांस की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, $30-40 बिलियन फ्रांस जो है वो टूरिज़्म से रेवेन्यू लेते हैं। अब लोग अगर ट्रैवल नहीं करते तो वो $30-40 बिलियन का जो रेवेन्यू है वो फ्रांस के लोगों की इनकम में से कम होगा। अगर उनकी इनकम में से वो पैसे कम होते हैं तो वो $30-40 बिलियन स्पेंड कम करेंगे। वो स्पेंड कम करेंगे तो फिर उसके बाद डिमांड कम होगी। हम इकॉनमी के अंदर जब देखते हैं ना कि जीडीपी की कैलकुलेशन करनी है तो $1 का स्पेंड होता है तो उसके $3 से $4 तक की उसकी कैलकुलेशन की जाती है। और ये सिलसिला जो है वो इस तरह से आगे चलता जाता है कि डिमांड अगर कम होती है तो उसके बाद से दोबारा परचेसिंग कम होती है, फिर प्रोडक्शन डिस्टर्ब होती है, तो ये इकॉनमी पूरी के अंदर फील किया जाता है। मसलन यूरोप के अंदर एक सिटी है, वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और वहाँ पे लोग आके शॉपिंग करते हैं। अब वहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ रहा, शॉपिंग नहीं हो रही, तो वहाँ पे जो ब्रांड है वो कहेगा कि मुझे अब इतनी डिमांड नहीं है, तो वो पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्री जिससे वो माल आउटसोर्स करता है उसको कहेगा कि मेरी इस दफ़ा डिमांड कम है तो मुझे 4 टन माल नहीं, मुझे 2 टन माल चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन कम होगी तो पाकिस्तान के अंदर 2 टन माल कम बनेगा, तो 2 टन माल का जो लॉस है वो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, लोगों का वेजेस कम होंगे, लोगों को पैसे कम मिलेंगे। तो इसका इस तरह से जिस ग्लोबल दुनिया में आज हम रहते हैं एक जगह का असर दूसरी जगह महसूस बड़ी आसानी से किया जाता है। इसी तरह दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि मज़ीद हिट हो सकती हैं। लग्जरी रिटेल की इंडस्ट्री, फैशन की इंडस्ट्री, फिल्म एंड मीडिया की इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स की, मतलब कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं रहेगी जो इफ़ेक्ट ना हो। कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जिनको शायद फ़ायदा होगा, जिसमें हेल्थ केयर की एक चीज़ है, क्योंकि इसके बाद लोगों के साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट आ चुका होगा कि हेल्थ केयर के बारे में लोग बहुत कॉन्शियस होंगे और उस पर स्पेंड करना भी कुछ देर तक लोगों की फितरत बनी रहेगी और ज़रूरत भी रहेगी। आगे चलते हैं, ई कॉमर्स को बहुत ज़्यादा बूम मिलेगा। ई कॉमर्स का एक एज वैसे ही इंटरनेट की है, लेकिन इसके बाद लोगों को रियलाइज़ हो गया कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इंटरनेट और यहाँ से कितने ज़्यादा स्किल्स आप इंटरनेट के ऊपर बैठ के यूटिलाइज़ कर सकते हैं और आप उनसे बेसिकली 100% आप अपना फुल टाइम ऑक्यूपेशन यहाँ से अचीव कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो न्यूज़ एंड मीडिया की इंडस्ट्री है जो कि चले आज भी चल रही है। अब इस वबा का एक इनकमिंग का पैटर्न और एक आउटगोइंग का पैटर्न है। जैसे इनकमिंग में देखें कि सारे ममालिक में एक साथ नहीं फैली, कुछ ममालिक में पहले आई और फिर इस तरह से स्प्रेड आउट होती गई। फिर इसी तरह इसका जाने का एक पैटर्न होगा। अब ये नहीं पॉसिबल कि सारे ममालिक एकदम इससे जान छुड़ा लेंगे। इट्स लाइक 1 बाय 1 या टर्न बाय टर्न, जिस तरह से हमारी तमाम ममालिक की पॉलिसीज़ होंगी, क्योंकि इस वक्त हुकूमतों के पास एक ट्रेड ऑफ है। या तो वो इस कर्व को जो कि ह्यूमन लाइफ के लॉस का कर्व है उसको फ्लैट कर सकते हैं। अगर वो उसको फ्लैट करते हैं तो जो नेगेटिव कर्व है वो उतना पीक पकड़ जाता है जो इकोनॉमिक लॉस का है। अगर वो इकोनॉमिक लॉस के कर्व को छोटा करने की कोशिश करते हैं तो ये पीक पकड़, उसको फ्लैट करते हैं तो फिर जो ह्यूमन लाइफ वाला है वो पीक पकड़ जाते हैं। तो हर मुल्क के स्टेक्स डिफरेंट हैं, उनके डिसीजंस डिफरेंट हैं, तो इसलिए उनका रिजल्ट भी डिफरेंट आएगा। जैसे साउथ कोरिया और चाइना का रिजल्ट डिफरेंट आया। फिर आप देखेंगे अगर एक मुल्क निकलता है, 2 मुल्क निकलता है, आहिस्ता 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 करके मुल्कों की एक लाइन लगती है और वो बाहर निकलना शुरू होते हैं। तो जो ममालिक इसमें से बाहर आएंगे वो बाकी ममालिक के साथ अपने
ट्रैवल के या ट्रेड के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको इतनी जल्दी नहीं उठाएंगे, क्योंकि इतनी एक बहुत बड़ी कॉस्ट के बाद वो इस मसले से बाहर आ रहे हैं। अब वो बाकी ममालिक से वैसी नॉर्मल रिलेशंस कितनी देर तक नहीं रखेंगे, जब तक कि बाकी पूरी दुनिया नॉर्मल। तो हम इस सिचुएशन को अगर देखें, इट माइट टेक मोर देन ए ईयर, माइट बी 2 years, कि दुनिया के सारे मुल्क वापस उस नॉर्मल कंडीशन में आए जैसे वो एक दूसरे के साथ पहले बिहेव करते थे। अच्छा, इकोनॉमिस्ट जो है ना वो रिकवरी के जो ग्राफ्स हैं उनको लिंक करते हैं लेटेस्ट के साथ। जैसे वी है, वी इज़ अ ब्रीफ डिक्लाइन इन इकोनॉमी, और उसके बाद रीबाउंड। यू जो है वो है कि वी की तरह ही है, लेकिन उसमें जो रीबाउंड है वो थोड़ा सा स्लो है, टेक्स लिटिल बिट लॉन्गर। डब्ल्यू जो है वो है डबल डिप रिसेशन। उसके बाद एल जो है वो ये है कि एकदम से फॉल है, और उसके बाद लॉन्ग रिकवरी, बहुत लंबा टाइम लगेगा, रिकवरी जो है वो बहुत स्लो है। आई जो है वो है फ्री फॉल। अब बड़ी हर मुल्क जो है वो इसमें से किसी न किसी डिफरेंट लेटर के अंदर आके फॉल करेगा। चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि उसका जो था वो बिल्कुल एक ब्रीफ था, वो गिरा और उसके बाद रीबाउंड कर गया। और जो कि सिचुएशन अभी चेंज भी हो सकती है, क्योंकि जब दुनिया दोबारा नॉर्मल होगी, अगर बाहर मुल्कों में डिमांड उतनी नॉर्मल ना रही तो चाइना किसके लिए, मामे के लिए प्रोड्यूस करेगा। अगर उसके बाद हम देखें कि चैलेंजेस जो हैं डेवलप कंट्रीज़ को क्या हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या हैं, तो डेवलप कंट्रीज़ में सबसे बड़ा चैलेंज अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके अलावा उनकी डिपेंडेंसी जो है, क्योंकि वहाँ पे लोगों का एक मखसूस लाइफस्टाइल होता है, तो वो बहुत सी प्रोडक्ट्स, उनकी डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स जो है वो दूसरे मुल्कों से बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनकी डिपेंडेंसी दूसरे मुल्कों में बहुत ज़्यादा है। जैसे बहुत से डेवलप कंट्रीज़ चाइना पे बहुत हैवीली रिलाई करते हैं। फिर इन मुल्कों के अंदर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा महसूस किया जाता है, एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी अवाम हमारे जैसी है, वो धक्के खाने की बहुत उसको आदत होती है। और बैंकिंग क्राइसिस को आप कह सकते हैं। और अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के चैलेंजेस को देखें तो वहाँ पे ये है कि एक्सपोर्टेबल गुड्स की डिमांड बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद आप देखें कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आना बंद हो जाएगी, क्योंकि हर मुल्क की अपनी प्रायोरिटीज़ होंगी, बाद में रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो जो पुरानी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका भी प्रॉब्लम होगा कि वो उनकी प्लानिंग और डायरेक्शन दोबारा से चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी रियलिटीज़ ही चेंज हो चुकी होंगी। फिर यह है कि लोन और डेट क्राइसिस, जैसे पाकिस्तान के भी डेट क्राइसिस का बहुत बड़ा एक मसला है। उसके बाद हम देखें कि रेमिटेंस जो है, डेवलपिंग जो कंट्रीज़ है वो रेमिटेंस पे बहुत हैवीली रिलाई करते हैं, जैसे पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये वो बहुत से चैलेंजेस हैं जो कि डेवलपिंग के लिए भी हैं और डेवलप कंट्रीज़ के लिए भी हैं, सब के लिए।